हेलो जेंजीज, कैसे हैं आप सब लोग। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा आप सब लोगों ने चैनल का नाम पढ़ लिया होगा, मेरा नाम है सी अनिरुद्ध सिंघानिया और मैं आपको पढ़ाने आया हूँ सीए इंटरमीडिएट लेवल पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सर, आपका जो पेपर नंबर 6 है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एफएम एंड एसएम, उसे हम कंप्लीटली बहुत ही अच्छा तरीके से पढ़ने वाले हैं सर। तो आज मैं क्या करने वाला हूँ सर, आज मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हमारा रिवीजन सीरीज़। हम आपका एग्ज़ाम्स के लिए सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन फॉर जनवरी 25 टर्म, उसके लिए मैं कंप्लीट एफएमएसएम का रिवीजन सीरीज़ लेके आया हूँ, जिसमें एवरीडे हम एक चैप्टर करके एफएम एंड एसएम को नेक्स्ट 10-15 डेज़ में पूरा का पूरा रिवाइज करने वाले हैं सर। आप सब मेरे साथ साथ पढ़ना, फटाफट से सारे कंसेप्ट्स मैं आपको समझा दूंगा, करा दूंगा। इवन हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी सर कुछ कुछ सॉल्व करेंगे सर। जितने भी चैप्टर्स का हम रिवीजन करेंगे सर, साथ साथ उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस बार आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट होने वाले हैं, वो सारा का सारा मैं आपको रिवाइज फटाफट करवा दूंगा। ठीक है सर, फुल सेटअप में आ जाते हैं सर। सर, हमारा है ये रिवीजन सीरीज़। इसमें हम स्टार्ट क्या करेंगे सर, आज स्टार्ट करेंगे जिस चैप्टर जिसका नाम है लेवरेजेस। लेवरेजेस एक अच्छा चैप्टर है ना, जो आपका प्रॉपर वार्म अप करवा देता है। मुझे ऐसा लगता है कि लेवरेजेस एक चैप्टर से ही सबको एफएम की पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। फर्स्ट क्लास इससे पूरा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपका बैठ जाता है। तो हम भी स्टार्ट करेंगे सर इसीलिए लेवरेजेस से। सर रिवीजन तो करेंगे सर, लेकिन रिवीजन करेंगे कहाँ से सर? रिवीजन हम करेंगे मेरा पूरा हैंड रिटन नोट्स है सर। पूरी की पूरी एक हैंड रिटन नोट्स मैंने बनाई है आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए। क्या आप बात कर रहे हो सर? यस, मैं आपको दिखाऊं क्या वो हैंड रिटन नोट्स? चलो फटाफट से सर दिखा दो। ये देखो, ये है पूरा हैंड रिटन नोट्स हमारा। ये है आपका पूरा हैंड रिटन नोट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हैंड रिटन नोट्स बाय सी अनिरुद्ध सिंघानिया। मैंने बनाया है पूरा हैंड रिटन नोट्स आपके लिए। सारे के सारे चैप्टर्स इसमें मैंने कवर किए हैं। आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट भी है, लेवरेज एनालिसिस, और हम पढ़ेंगे आज कौन सा चैप्टर सर? लेवरेजेस। तो चलिए फटाफट से शुरू करें क्या सर? फटाफट से शुरू करें सर लेवरेजेस। लेकिन सर ये तो बता दो सर, ये जो नोट्स आप पढ़ा रहे हो सर, हमें के नोट्स कैसे मिलेंगे सर? अगर हमें भी रिवीजन करना है सर फर्स्ट क्लास अपना हैंड रिटन नोट से, तो सर हमें भी कैसे ये नोट्स मिलेगा? ये हार्ड कॉपी ऑफ नोट्स, ये हार्ड कॉपी ऑफ दिस नोट्स को मैं आपको आपके एड्रेस तक, आपके घरों तक डिलीवर करवा दूंगा सर। पीडीएफ का नहीं सर, सीधा घर पे हार्ड कॉपी मिल जाएगी सर। क्या बात कर रहे हो सर? यस, कैसे सर? हार्ड कॉपी कैसे मिलेगा सर? आपको सिर्फ एक गूगल फॉर्म को भरना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और कुछ नहीं करना है। बेसिक आपका डिटेल्स देना है, एंड ये हार्ड कॉपी ऑफ दिस नोट्स पूरा बुक फॉर्मेट में मैं आपको आपके घर तक डिलीवर करवा दूंगा सर। यस सर, और कोई भी आपको दिक्कत हो, नीचे हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी है, आप उसमें रीच आउट कर लो, मैसेज करो, व्हाट्सएप करो, मेल करो, जो भी आपका दिक्कत है हम फटाफट से उसे सॉल्व कर देंगे सर। चलिए तो शुरू करें सर। Let us start the revision. Let us start revision of financial management, जिस एक चैप्टर जिसका नाम है लेवरेजेस। फटाफट से शुरू करते हैं सर। हमारा टारगेट है आज ही इस लेक्चर में, एक ही वीडियो में हम लेवरेजेस पूरा रिवाइज कर लेंगे सर। मोटा मोटी 2 आवर्स का से लेस टाइम में ही मैं टारगेट कर रहा हूँ ये पूरा लेवरेजेस आपको रिवाइज करवा दूँ, और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लगता है आपके इस बार एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है या इम्पोर्टेंट है, वो भी मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है सर, ओके सर। तो सर लेवरेजेस, चलो सीरियसली एकदम, सब एकदम सीरियसली ध्यान दो, हम लेवरेजेस स्टार्ट करेंगे। कोई भी नहीं, सब एकदम ध्यान से स्क्रीन में ध्यान से देखो। लेवरेजेस क्या वेटेज रहता है सर? मोटा मोटी 5 मार्क्स का ही आता है ये आपका एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर 1 में कोई ना कोई सब पार्ट में ये लेवरेजेस का 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। कभी एक आधा एमसीक्यू में आ गया तो आ गया, नहीं तो 5 मार्क्स, 5 to 7 5 मार्क्स का ही पेपर में आने वाला है। ठीक है सर, चलिए। तो लेवरेजेस क्या होता है सर? लेवरेज वर्ड का मतलब क्या है?
पूरा चैप्टर, पूरा एनालिसिस, लेवरेज एनालिसिस, ये सब हम कर लेंगे सर, लेकिन एकदम बेसिक्स पहले क्लियर कर लेते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं सर, एक बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं ताकि पूरा चैप्टर का एक फर्स्ट क्लास वार्म अप हो जाए, एक फर्स्ट क्लास सा वार्म अप हो जाए। जैसे कि क्या होता है, अपने बड़े बड़े क्रिकेटर्स इवन खेलने से पहले क्या करते हैं, सब वार्म अप करते हैं। कि वार्म अप से क्या होता है, एक एक प्रॉपर फ्लो बन जाता है पूरा डीप स्टडी करने का। सारे के सारे कंसेप्ट हम सीख लेंगे सर। एक चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ सर, ये रिवीजन सीरीज़ में मैं सारे कंसेप्ट्स आपको कवर कराने वाला हूँ, कोई भी कंसेप्ट आपका छूटेगा नहीं सर, सारे के सारे हम कवर कर लेंगे। लेकिन आपसे इतना एफर्ट चाहिएगा सर, रिटन प्रैक्टिस, बिकॉज हमारा एफएम एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और सिंस एफएम एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसमें रिटन प्रैक्टिस का नीड एकदम सबसे ज़्यादा होने वाला है सर। रिटन प्रैक्टिस आप करिए, सम्स को बनाइए, मैं आपको आपके साथ कुछ सम्स यहाँ सॉल्व भी करूँगा ताकि आपको समझ में भी आए कि कैसे हमें एग्ज़ाम में भी सर सॉल्व करके आना है। तो रिटन प्रैक्टिस आप करो, बहुत मेहनत करो, इसमें फर्स्ट क्लास सर एक बढ़िया से हम एवरेजेस आज कंप्लीट कर देते हैं। तो सर लेवरेज का मतलब होता है सर एकदम सिंपल वर्ड में रिस्क। क्या सर, लेवरेज का मतलब है सर रिस्क। मतलब सर रिस्क, लेवरेज का मतलब रिस्क है सर। जैसे कि अगर देखो, कोई अगर आप काम करते हैं, कोई भी कंपनी कोई भी प्रोजेक्ट को अगर मान लो किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होना चाहती है, कोई प्रोजेक्ट को एस्टैब्लिश करना चाहती है, तो सर उसे क्या चाहिएगा सर, उसे चाहिएगा पैसा। उसे क्या चाहिएगा सर, उसे चाहिएगा सर पैसा। और ये पैसा को वो अलग अलग जगहों से लेके आती है, ये पैसा को वो अलग अलग सोर्सेज से लेके आती है। कोई दिक्कत सर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो पैसों को वो अलग अलग सोर्स से लेके आती है, कुछ उस पर खर्चा लगेगा सर। ये जो पैसों को वो कोई जगह से लेके आएगी, उस पर कुछ खर्चे भी लगेंगे। तो ये जो खर्चे लगेंगे सर उस पैसा के बदले, ये जो खर्चे लगेंगे सर, ये कंपनी के लिए रिस्क भी लेके आता है। कि अगर आज मैंने एक पैसा कहीं से उधार लेके आया, कहीं पे इन्वेस्ट किया, और अगर वो इन्वेस्टमेंट फ्रूटफुल नहीं हुआ, पॉसिबल तो है ही ना कि इन्वेस्टमेंट फ्रूटफुल ना हो हमारा, तो अगर वो इन्वेस्टमेंट फ्रूटफुल नहीं हुआ, तो फिर ये जो रिस्क है, क्योंकि मुझे उसे रीपे भी करना है, तो ये रिस्क भी मैं लेके आता हूँ। ये है लेवरेज। वो जो पैसा मैंने लेके आया कहीं से, दैट इज़ व्हाट इज कॉल्ड लेवरेज। सर ये लेवरेज शब्द सर आया कहाँ से? लेवरेज शब्द देखो आया लीवर से, हमने बचपन में पढ़ा था फिजिक्स में, क्लास 6, 7, 8। लीवर बोल के कुछ होता था सर। लीवर क्या होता था सर? लीवर क्या होता था सर? अच्छा मान लो जैसे यार मैं क्या बना रहा हूँ सर, मैं बना रहा हूँ सर आपका सीसो। ये मैं बना रहा हूँ आपका सर सीसो। ये जो सीसो मैंने बनाया है, ये जो सीसो मैंने बनाया है, ये बीच में ये जो है, ये जो बीच वाला ट्रायंगल है, ये जो बीच वाला ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल एक सपोर्ट के जैसा काम करता है। ये ट्रायंगल के बलबूते पे दोनों एंड्स, बोथ दीज एंड्स में अपने मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। ये जो है ना, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट इंस्पायर हुआ है लीवर से सर। यही होता है सर लीवर, और इसी का हम सर यहीं से वर्ड आया लेवरेजेस। और कहाँ कहाँ सर, जैसे सीजर्स हुआ आपका, बीच में सीजर्स में आपका वहाँ पे सपोर्ट रहता है, बॉटल ओपनर्स, सीसॉ, क्रेन्स, बहुत सारे इस तरीके के एग्जांपल्स हैं। ठीक है सर, सिंपल सी बात है, क्या हो रहा है, ये जो जितने भी लीवर्स हैं, ये क्या करते हैं, ये हमारा कम से कम एफर्ट में, ध्यान से सुनना, ये हमारा कम से कम एफर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाते हैं। वो एक सीज़र में वो जो लीवर है, उसके वजह से क्या हो रहा है सर, बड़ा से बड़ा हम मटेरियल्स का कटिंग कर सकते हैं और उसका अलग अलग तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। तो वो उस छोटा सा लीवर, उस छोटा सा एफर्ट से हमें बड़ा बड़ा बेनिफिट हो रहा है। यही चीज़ होता है लेवरेज। लेवरेज मीन्स गेनिंग लार्ज बेनिफिट्स विथ लेस एफर्ट्स। कम एफर्ट से ज़्यादा बेनिफिट लेना है, इज ओनली व्हाट इज लेवरेज। हमारा एफएम में सर लेवरेज का मतलब भी वही है। एफएम में लेवरेज का मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स जो रिस्क लेते हैं,
इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के जो रिस्क लेते हैं सर, वो है लेवरेज। देखो हमारा ये चल रहा है रिवीजन क्लास, मैं ट्राई कर रहा हूँ जितने आपके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एग्जाम्स के लिए है वो सारे कवर करा दूँ अच्छे से, लेकिन थोड़ा सा हमें यहाँ पे थोड़ा सा सर फास्ट भी चलना होगा ताकि पूरा कवरेज भी हम टाइम से कर पाए। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं है सर, सिंपल सी बात है। ये पूरा जो चैप्टर है ना, ये जो पूरा चैप्टर है लेवरेजेस, वो इस फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से है। अगर ये फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होता सर, ध्यान से सुनना, अगर ये फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होता तो ये पूरा चैप्टर लेवरेजेस ही नहीं होता सर। इतना इंपॉर्टेंट है ये फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि जहां फिक्स्ड कॉस्ट आया उधर पे ही सर आपका लेवरेज आ गया। जैसे कि सर एक एग्जांपल लेते हैं सर, मान लो एक सिनेमा हॉल है, एक सिनेमा हॉल है, उसकी एक सर्टेन साइज़ कैपेसिटी है जहाँ पे लोग आ सकते हैं, लिमिटेड स्क्रीन्स हैं जहाँ पे लोग आते हैं, सिनेमा देखते हैं एंड अकॉर्डिंगली उनका बिजनेस चलता है। अब अगर मान लो सिनेमा हॉल को एक्सपैंड करना है, ग्रो करना है, सीट्स बढ़ानी है, थिएटर्स बढ़ाने हैं, जो भी कुछ करना है, तो उससे क्या फ़ायदा होगा सर? उससे सर उनकी साइज़ बढ़ेगी, कैपेसिटी बढ़ेगी, अल्टीमेटली सर सेल्स भी उनका बढ़ेगा। इससे रिजल्ट क्या होगा? उनकी अर्निंग्स में सर ग्रोथ होएगा, अर्निंग्स रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन अर्निंग्स। ये जो चीज़ है, जितने भी चीज़ें का हमने बात किया, ये साथ में अपने कुछ खर्चे लेके आती हैं, कुछ फिक्स्ड कॉस्ट लेके आती है सर। ये जो खर्चे ये लेके आती है, ये जो खर्चे ये लेके आते हैं सर, ये खर्चे ही लेके आ जाते हैं सर लेवरेजेस। फर्स्ट क्लास से बढ़िया से सर कंसेप्ट का अंडरस्टैंडिंग हुआ है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ रिस्क्स का भी डिस्कशन करते हैं। कुछ टाइप के रिस्क भी होते हैं सर हमारे फाइनेंस की दुनिया में सर, कुछ रिस्क होते हैं सर, उसका भी डिस्कशन फटाफट से हम कर लेते हैं। पहला सर ऑपरेटिंग रिस्क, दूसरा फिनेंशियल रिस्क एंड तीसरा इज टोटल रिस्क। टोटल रिस्क ठीक है, मेन है ऑपरेटिंग रिस्क और फिनेंशियल रिस्क। सर ये जो ऑपरेटिंग रिस्क और फिनेंशियल रिस्क है ना सर, ये ऑपरेटिंग रिस्क और फिनेंशियल रिस्क है ना सर, ये कहाँ से आते हैं सर? अगर हम जो फिक्स्ड कॉस्ट लेते हैं सर, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, चलो यहाँ लिखते हैं हम, अगर हमारा जो फिक्स्ड कॉस्ट है बेसिकली सर, हमारा जो फिक्स्ड कॉस्ट है सर बेसिकली वो दो तरीके का होता है। हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है दो टाइप का होता है। एक तो होता है सर ऑपरेशनल फिक्स्ड कॉस्ट, एक तो होता है सर ऑपरेशनल फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरा होता है आपका होता है आपका फिनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। एक हुआ आपका ऑपरेशनल फिक्स्ड कॉस्ट एंड सेकंड हुआ सर फिनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। ऑपरेशनल फिक्स्ड कॉस्ट क्या हुआ सर? ऑपरेशनल फिक्स्ड कॉस्ट क्या हुआ सर? थोड़ा सा आप बता दो सर, ऑपरेशनल फिक्स्ड कॉस्ट क्या हुआ? जो हमने एग्जांपल लिया सिनेमा हॉल का, या एग्जांपल हम लेते हैं मान लो एक अम्यूज़मेंट पार्क का। अम्यूज़मेंट पार्क सबने गया है, इमेजिका सर, इमेजिका। तो इमेजिका में क्या है कि अगर इमेजिका में लोग, अगर एक आदमी आया इमेजिका में, चाहे 1000 आदमी आए, कुछ खर्चे ऐसे हैं इमेजिका के जो कि लगना ही है सर। कुछ खर्चे तो सर ऐसे हैं जो कि लगेगा ही, फ़र्क नहीं पड़ता सर एक आदमी आया, 10 आदमी आया, 100 आदमी आया कि 1000 आदमी आया, वो जो खर्चे हैं सर वो मेरा ऑपरेशनल फिक्स्ड होता है। एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल है आपका रेंट। जगह जो है उसका रेंट तो लगता है एक सर्टेन रेंट, वो जो रेंट है सर वो उसका ऑपरेशनल फिक्स्ड कॉस्ट है। और एग्जांपल सर आपका हो गया स्टाफ सैलरी। स्टाफ सैलरीज इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, ऑपरेशनल फिक्स्ड कॉस्ट। ये जो ऑपरेशनल फिक्स्ड कॉस्ट है ना, ये जो आपके ऑपरेशनल फिक्स्ड कॉस्ट है सर, यही क्या लेके आते हैं सर? ये क्या लेके आते हैं सर? ये जो ऑपरेशन फिक्स्ड कॉस्ट है ये लेके आते हैं ऑपरेशनल रिस्क्स।
ओ यस, ऑपरेशनल फिक्स्ड कॉस्ट ही ऑपरेशनल रिस्क लेके आते हैं सर। क्योंकि बिजनेस में ये रिस्क तो है ना कि ये सारे खर्चे तो चुकाने ही होंगे सर, ये सारे खर्चे तो चुकाने ही होंगे। तो ये ऑपरेशंस का, इनका डेली ऑपरेशंस का ये रिस्क है, इसलिए इसे हम कहते हैं ऑपरेशनल रिस्क। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, आगे बढ़िए। वेरी गुड। नेक्स्ट सर, फिनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है सर? सर फिनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है सर? आप लोग बताओ, फिनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट क्या हुआ? फिनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट का एग्जांपल, फिनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट का एग्जांपल, ध्यान दो, ध्यान दो, सबके सब ध्यान दो, वर्ड में ही है फिनेंशियल। मतलब कि सर कोई रुपया पैसा लेना देना, कोई फिनेंस लेके आने का फिक्स्ड कॉस्ट। कोई फिनेंस मैंने कराया या अम्यूजमेंट पार्क बनाने के लिए, करने के लिए कुछ मुझे पैसों का दरकार पड़ा, इमेजिका बनने के लिए सर पैसों का दरकार पड़ा। पूरा पैसा तो प्रोमोटर खुद से नहीं दे पाएगा, तो अगर वो पैसा कहीं से उधार लेके आता है तो वो उसके बदले उसे क्या देना होगा सर? उसके बदले उसे देना होगा सर इंटरेस्ट। उसके बदले जो इंटरेस्ट देना होगा सर, ये जो इंटरेस्ट देना होगा सर, ये इंटरेस्ट ही बन जाएगा सर हमारा फिनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। सारे स्टूडेंट्स ध्यान देंगे सर, सारे स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। फिनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट का सबसे बड़ा एग्जांपल सर हमारा इंटरेस्ट, और इसी से क्या आता है सर? दिस रिजल्ट्स इन व्हाट? दिस रिजल्ट्स इन नथिंग बट फाइनेंशियल रिस्क। जैसा कि ऑपरेशनल रिस्क आया सर ऑपरेशनल फिक्स्ड कॉस्ट से, वैसे फाइनेंशियल रिस्क आएगा फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट से। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्लास। इधर आ जाओ हमारे नोट्स में। ये जो ऑपरेशनल रिस्क है ना, जिसका हमने बात किया, सर्टेन फिक्स्ड कॉस्ट जो एवरीडे लगता है, रेंट, इंश्योरेंस, सैलरी, वेजेस। यहाँ पे जो हमने बात किया फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, जो इंटरेस्ट, ये जो दोनों खर्चे हैं सर, ये जो दोनों रिस्क है सर, ये रिस्क रिजल्ट करता है किसमें सर? लेवरेजेस में। लिंक समझ रहे हो आप लोग? ये लिंक समझ रहे हो आप लोग? फिक्स्ड कॉस्ट से रिस्क आया सर, फिक्स्ड कॉस्ट से ही तो रिस्क आया, और रिस्क से क्या आएगा सर? रिस्क से हमारा आएगा अब सर ऑपरेशनल लेवरेज। रिस्क से हमारा क्या आएगा सर? ऑपरेशनल लेवरेज। और फिनेंशियल रिस्क से क्या आएगा सर? फिनेंशियल रिस्क से आएगा हमारा फिनेंशियल लेवरेज। ये पूरा सेटअप हुआ आपका, ये इंपॉर्टेंस हुई फिक्स्ड कॉस्ट की। समझ में आ रहा है सर? यस सर, बढ़िया से, फर्स्ट क्लास सर, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अब एक एक करके हम चलो आपका लेवरेजेस सीखेंगे, सारे टाइप्स ऑफ लेवरेजेस सीखेंगे। आपका ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, और टोटल रिस्क जो था, टोटल रिस्क से आएगा सर कंबाइंड लेवरेज। एक एक लेवरेज फटाफट से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। उससे पहले सर एक सबसे महत्वपूर्ण स्टेटमेंट बनाने वाला हूँ मैं सर, एक ऐसा स्टेटमेंट सर जो सबसे ज़्यादा आपके काम आने वाला है। उसका नाम क्या है सर? उसका नाम है इनकम स्टेटमेंट। एकदम ध्यान देना, सब बच्चे यहाँ ध्यान देंगे, सारे स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान देंगे। इनकम स्टेटमेंट इतना इंपॉर्टेंट है सर कि आपके सारे चैप्टर्स में कहीं ना कहीं इनकम स्टेटमेंट का यूज़ हम करने वाले हैं। ऑलमोस्ट आपके सारे ही चैप्टर्स में कहीं ना कहीं से हम इनकम स्टेटमेंट का सर यूज़ करने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंस है सर हमारा इनकम स्टेटमेंट का। इनकम स्टेटमेंट जैसा कि आपको पता ही है, इनकम स्टेटमेंट में क्या रहता है? हम शुरू करते हैं सर सेल्स, हम सर शुरू करते हैं सर सेल्स से। कंपनी ने क्या सेल किया वो देखेंगे सर। देन लेस कर देंगे सर हम व्हाट? लेस कर देंगे सर हम वेरिएबल कॉस्ट। फटाफट से मैं इनकम स्टेटमेंट आप लोग के लिए बना देता हूँ, फिर अपने एक बार डिस्कशन करते हैं सर। फटाफट से कर लेते हैं सर।
कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट से क्या आता है सर? कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट से क्या आता है सर? ईबीआईटी। ईबीआईटी का फुल फॉर्म हमारे नोट्स में सब पूरा डिटेल में आपके लिए दिया हुआ है। देखो हमारा नोट्स में सर पूरा डिटेल में सब चीज़ दिया हुआ है सर। अभी फटाफट से हम समझ लेते हैं। ईबीआईटी इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ईबीआईटी के बाद सर लेस होगा, ईबीआईटी के बाद सर लेस होगा इंटरेस्ट, जो कि हमें क्या देगा? जो कि हमें क्या देगा सर? ईबीटी। ईबीटी से हम सर लेस करेंगे सर टैक्स, जो कि मेरे को क्या देने वाला है सर? जो कि मेरे को देने वाला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट। और ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया सर, ये हमारा हुआ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, जिसका हम इस्तेमाल करेंगे सर अपना पूरा कैलकुलेशंस में और चैप्टर्स में। ठीक है सर? हाँ सर, ओके सर। अब आप लोग ध्यान दो, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, फिगर्स लेते हैं अब हम। चलो, ये फिगर्स के थ्रू मैं आपको सारे लेवरेजेस फटाफट से समझा दूंगा सर। फटाफट से सारे लेवरेजेस समझा दूंगा सर। आपको फर्स्ट क्लास लेवरेज का एक प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा। अमाउंट लेते हैं सर। अब अगर मान लो सेल्स हुआ है, अब अगर मान लो सेल हुआ है सर 10,000, 10,000 रुपयों का सेल हुआ है सर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर। वेरिएबल कॉस्ट लगा था सर मान लो 4,000। ये आ गया हमारा कंट्रीब्यूशन। फिक्स्ड कॉस्ट लगा था एग्जाम्पल में अपने 3,000, तो ईबीआईटी हो गया 3,000 का सर। कुछ इंटरेस्ट का खर्चा था, इंटरेस्ट का खर्चा था सर मान लीजिए 1,000 का। 2,000 का सर हमारा ईबीटी। टैक्स रेट को मैं मान लेता हूँ 40%, तो हमारा टैक्स हुआ 800 का। तो हमारा फाइनल पैट इज हाउ मच? फाइनल पैट इज सर 1,200। कोई दिक्कत यहाँ तक? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट गिव्स अस कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट गिव्स अस ईबीआईटी, ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट इज ईबीटी, ईबीटी लेस टैक्स इज पैट। यहाँ तक कोई भी दिक्कत सर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। फर्स्ट क्लास, एकदम एकदम ठीक है सर। आगे बढ़ सकते हैं सर। अब अगर मान लो, अब अगर मान लो, अब अगर मान लो क्या हो रहा है, देयर हैज बीन एन इंक्रीज। इंक्रीज हुआ है सर 20% इंक्रीज हुआ है अमाउंट पे। हमारा ये पूरा फ्लो में सर सेल्स हमारा 20% से बढ़ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है सर? सेल्स 20% से बढ़ ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं सर। फॉलो करो आप लोग, फॉलो करो, आप लोग पूरा अच्छे समझ जाओगे। अभी मैं बहुत सारी बातें बता रहा हूँ, लास्ट में सारे बातों को जोड़ दूंगा, आपको पूरा फर्स्ट क्लास सर समझ में आने वाला है। 20% अगर हमारा सेल्स बढ़ गया तो हमारा सेल्स कितना हो गया? 10,000 से बढ़ के 12,000 का सर। हमारा सेल्स क्या हो गया सर? 10,000 से बढ़ के 12,000 का हो गया। वेरिएबल कॉस्ट जो है, वेरिएबल कॉस्ट जो है सर, उसका क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट का क्या होगा सर? अगर सेल्स बढ़ गया सर हमारा 10,000 से बढ़ के 12,000 का हो गया, 20% सेल्स बढ़ा, तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा सर? हमेशा ध्यान रखना आप लोग, हमेशा ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन में दिया रहे कि सेल्स में इंक्रीज है एक बाय अ सर्टेन परसेंटेज, तो वेरिएबल कॉस्ट भी सर उतना परसेंट से बढ़ेगा। कैसे सर? सिंपल सा बात है ना बच्चों। अगर मान लो आज ये रिमोट है एक, अगर मान लो आज ये एक हमारा रिमोट है हमारे पास। अब अगर ये रिमोट है सर, अगर मैं एक रिमोट बनाता हूँ तो एक सर्टेन मेरा अमाउंट ऑफ सेल्स, एक सर्टेन अमाउंट का वेरिएबल कॉस्ट पड़ेगा। अगर ऐसे में मान लो अगर मैं 10 रिमोट बना लेता हूँ, अगर मैं ऐसे मान लो 10 रिमोट बना लेता हूँ सर, तो क्या होगा सर? अगर ऐसे में मान लो 10 रिमोट बना लूँ तो हमारा सेल्स 10 गुना हो गया एंड वेरिएबल कॉस्ट भी 10 गुना हो जाएगा, बिकॉज जितने पार्ट्स इसमें लगे, इसके बॉडी बनाने में, इसके बटन्स बनाने में जितने भी पार्ट इसके लगे सर, वो सारे उतने ही चाहिएंगे।
एक रिमोट बनाऊंगा तो एक बटन लगेगा, मान लो 10 रिमोट बनाऊंगा तो 10 बटन लगेगा। तो वही चीज़ होता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट हमारा पर यूनिट में सर, पर यूनिट में उतना ही रहता है, लेकिन जब नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ जाते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट टोटल में भी सर बढ़ जाता है। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं सर। तो इस एग्जांपल में हमारा वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा सर? 4800। This will give us what? This will give us the contribution which comes to how much? This comes to 7200 sir, 7200. Now what will happen to my fixed cost? Now what will happen to my fixed cost sir? ऑलवेज रिमेंबर बच्चों, हमेशा आप लोग ये चीज़ का ध्यान रखना कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है हमारा वो टोटल में सर फिक्स्ड रहता है। फिक्स्ड कॉस्ट जो है हमारा सर वो टोटल में फिक्स्ड रहता है सर। जैसे कि अब अगर मान लो हमारा अम्यूज़मेंट पार्क का एग्जांपल, अब अम्यूज़मेंट पार्क का एग्जांपल में सर जो राइड्स हैं, जितने राइड्स होते हैं करते हैं, चाहे जितने भी लोग उस राइड्स को करें, जो हमने पहले डिस्कस किया, हमारा ये ऑपरेशनल फिक्स्ड कॉस्ट का कहानी हो रहा है सर। चाहे जितने भी लोग वो राइड करें तो उन सारे लोगों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हमारा फिक्स्ड कॉस्ट तो उतना ही लगेगा। मुझे स्टाफ सैलरी तो उतनी देनी होगी, मेरा स्टाफ तो नहीं बोलेगा सर अच्छा ठीक है आज आपके लोग नहीं आए तो आप मेरा सैलरी भी कम दीजिए, ऐसा तो नहीं होता है सर। स्टाफ तो पूरी सैलरी लेगा। जितना भी हमारा रेंट का खर्चा है, कोई इंश्योरेंस का खर्चा जो भी है वो सब तो पूरे लगेंगे, वहाँ पे तो कोई सुनवाई नहीं होगी सर। तो इसीलिए सर, इसीलिए मेरा फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेगा। दो इंपॉर्टेंट बात है इसमें, हमेशा आप लोग ध्यान रखना, ये आपका पूरा फिनेंस चाहे इंटर लेवल पे, फाइनल लेवल पे या कुछ भी आप आगे करोगे हमेशा काम आएगा। वेरिएबल कॉस्ट सब पर यूनिट में सेम रहता है एंड फिक्स्ड कॉस्ट टोटल में सेम रहता है। ये दो लाइन, ये दो चीज़ एकदम गांठ बांध लो आप लोग। वेरिएबल कॉस्ट इज सेम ऑन पर यूनिट बेसिस, and fixed cost is same on total basis। ये जो दो लाइन है सर, ये एकदम हमेशा ध्यान रखना सर। आईसीएआई आपको इधर पे ही क्वेश्चन देगा, इधर पे ही फंसाने का ट्राई करेगा, लेकिन हमें फंसना नहीं है सर। हमें फर्स्ट क्लास अच्छे तरीके से समझ के कंसेप्चुअली सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करना है, ठीक है सर। तो हमारा ईबीआईटी क्या आएगा हमारे एग्जांपल में? वापस आ जाओ चलो। हमारा ईबीआईटी आएगा सर 4200। टैक्स कितना होगा सर? सॉरी इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अब मान लो अगर इंटरेस्ट हमारा सेम है 1000, तो हमारा सर ईबीटी कितना हुआ सर? 3200। अब टैक्स कितना होगा सर? टैक्स कितना होगा सर हमारा? टैक्स आएगा सर हमारा 1280 और this will give me what? This will give me my PAT 1920 का। This will give me my PAT which is of 1920। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये जो ईबीटी रहता है ना अपना, ये जो ईबीटी रहता है, ये टैक्स हमेशा ईबीटी पे रहता है। गलती से सेल्स पे ईबीटी पे, सेल्स पे टैक्स कैलकुलेट मत कर देना, सेल्स का 40% पे टैक्स मत कर देना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको लगेगा कि कितना सिंपल बात है, लेकिन लोगों का, बच्चों का मिस्टेक इसमें होता है। इसलिए मैं बस रिमाइंड करवा रहा हूँ आपको कि हमेशा अपने को क्या करना है सर, हमेशा अपने को ईबीटी पे ही टैक्स निकालना है। एक चीज़ आपने ध्यान दिया यहाँ पे, यहाँ पे आपने ध्यान दिया, क्या हुआ सर? क्या हुआ सर? मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि हमारा सेल्स बढ़ा है 20% से। स्टार्टिंग में मैंने आपको ये कहा था कि हमारा सेल्स बढ़ा है 20% से, कोई दिक्कत नहीं था सर इसमें। हाँ, तो हमारा सेल्स बढ़ा, ये भी 20% से बढ़ा सर। ये भी सर क्या हुआ सर? ये भी 20% से बढ़ा सर। ध्यान दो, इधर ध्यान दो आप लोग, इधर ध्यान दो। वेरिएबल कॉस्ट क्या हुआ सर? वेरिएबल कॉस्ट भी 20% से बढ़ा।
कंट्रीब्यूशन सर, हमारा कंट्रीब्यूशन भी सर 20% से बढ़ा। एकदम ठीक चल रहा है यहाँ तक तो? हाँ सर। फिक्स्ड कॉस्ट वॉज सेम, फिक्स्ड कॉस्ट सेम था हमारा। हमारा ईबीआईटी में क्या हो गया? हमारा सर ईबीआईटी में क्या हो गया? हमारा ईबीआईटी क्या हो गया सर? ईबीआईटी हमारा 40% से बढ़ गया सर। क्या 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 क्या? यस 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 यस, ईबीआईटी हमारा 40% से बढ़ा सर। लेकिन कैसे? यही तो है हमारा लेवरेजेस। अगर हमारा सेल्स बढ़ रहा है 20% से, तो ईबीआईटी बढ़ गया 40% से। रिस्क लिया मैंने, रिस्क ऑफ व्हाट? रिस्क ऑफ दिस फिक्स्ड कॉस्ट। ये फिक्स्ड कॉस्ट है, इस फिक्स्ड कॉस्ट का फिक्स्ड रहने के वजह से बाकी सब तो 20-20-20 बढ़ रहा था, बाकी सब तो 20-20-20 बढ़ा था, लेकिन ये जो फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहा सर, ये जो फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहा, इस वजह से मेरा अल्टीमेटली ईबीआईटी में क्या हुआ? वो 40% बढ़ गया। ये चीज़ जो आप लोग देख रहे हो, ये क्या दर्शाता है सर? ये दर्शाता है हमारा, ये दर्शाता है सर हमारा फायदा जो कि फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से हमें हुआ। इसी को हम क्या बोलते हैं मालूम है आपको? इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं डॉल। डॉल क्या हुआ सर? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेजेस। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेजेस यही दर्शाता है सर। डॉल का क्या फॉर्मूला होता है सर? डॉल का क्या फॉर्मूला? फटाफट से सारे बच्चे बताओ। डॉल का फॉर्मूला हमें पता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। डॉल का फॉर्मूला इज कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर। इस क्वेश्चन में देखो आप लोग, अगर मैं डॉल निकालूं अभी अभी अगर मैं डॉल निकालूं, पहले मैं मान लो इस केस पे डॉल निकालता हूं, हमारा इधर इस केस पे, ठीक है? पहले इस पे डॉल निकालते हैं। तो इसका डॉल क्या आएगा सर हमारा? इसका डॉल आएगा सर हमारा 6000 डिवाइडेड बाई 3000 विच इज़ ट्वाइस, विच इज़ 2। तो दिस विल गिव मी व्हाट? 6000 डिवाइडेड बाई 2000 विच इज इक्वल्स टू 2। 2 वॉट? क्या 2 के आगे सर क्या मतलब? 2%, 2 वॉट का यूनिट क्या है सर इसके आगे? हमेशा याद रखना, क्या याद रखना सर? नोट्स पे आ जाओ। लेवरेजेस आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टाइम्स। लेवरेजेस आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टाइम्स। ये यूनिट्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है सर, एक समझ में आना चाहिए आपको। आप एक प्रोफेशनली आप ग्रो करने वाले हो, एक ये इंटरमीडिएट का एग्जामिनेशन देने वाले हो सर। अब ये सब चीज़ पे आपको ख्याल करना है सर। ये आपका कब कोई स्कूल कॉलेज का एग्ज़ाम्स नहीं है सर, ये सब चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। समझ गया सर। सर लेकिन ये जो डॉल आपने निकाला सर, ये जो डॉल आपने निकाला सर, ये जो डॉल आपने निकाला सर, इसका मतलब क्या हुआ सर? ये जो 2 टाइम्स आया सर, इसका मतलब क्या हुआ? डॉल तो हमने निकाल लिया, इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब आप लोग समझो, इसका मतलब आप लोग समझो। अगर मेरा सेल्स बढ़ा, सेकंड केस में जब हम आए, तो क्या हुआ? हम लिखते हैं, मेरे साथ आप लोग ध्यान दो, मैं क्या लिख रहा हूं अभी। परसेंटेज चेंज इन ईवीआईटी बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। क्या होता है सर ये क्या होता है सर? याद आ रहा है कुछ सर? ये हमारा क्या होता है सर? ये भी हमारा सर डॉल ही होता है, ये भी हमारा सर डॉल होता है। एक बार मैं निकालता हूँ इस एग्जांपल में, इस डॉल का कैलकुलेशन करके निकालता हूँ, ठीक है? ओके सर। तो यहाँ पे क्या हुआ? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, मतलब ईबीआईटी कितना परसेंट से बढ़ा सर? 40% से। और सेल्स कितना से बढ़ा सर? 20% से। डॉल कितना आया सर? ये मैच किया, ये हमारा मैच किया सर।
ये मैच किया। दोनों फॉर्मूला डॉल का है सर। डॉल यही दर्शाता है सर, डॉल का मतलब 2 टाइम्स जो हमने ऊपर निकाला, इसका मतलब ही यही है कि अगर मेरा सेल जितना भी परसेंट से बढ़ेगा, मेरा सेल्स, ध्यान से सुनना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो आप लोग। अगर मेरा सेल्स जो भी परसेंटेज से बढ़ेगा, उतना नंबर ऑफ टाइम्स से मेरा ईबीआईटी बढ़ेगा। मतलब कि अगर मेरा डॉल 2 टाइम्स आया सर, और अगर मेरा सेल्स 20% से बढ़ा, तो मेरा ईबीआईटी कितना से बढ़ेगा? मेरा ईबीआईटी बढ़ेगा सर देन 20 × 2 विच इज 40% से सर। वही हो रहा है यहाँ पे, वही हो रहा है यहाँ पे सर, वही हो रहा है यहाँ पे। दिस इज व्हाट इज डॉल, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेजेस, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेजेस। समझ गए सर? अब एक और चीज, लेकिन सर ये तो रोजी रोजी हो रहा है सर हमेशा, ये तो बहुत अच्छा चीज़ है सर। एक चीज़ आप लोग ध्यान दो, अगर रिस्क ले रहे हैं हम, तो रिस्क और रिवॉर्ड वाला कहानी है ये। बिकॉज हम ये रिस्क ले रहा है कंपनी, तो इस वजह से उसको ईबीआईटी में फ़ायदा हो रहा है। लेकिन अगर खुदा ना कास्ता ये सेल्स अगर घट जाता, अगर ये सेल्स मेरा घट जाता, ध्यान से सुनो, मैं एक थर्ड कॉलम बना रहा हूँ अब। अगर यहाँ पे, ये यहाँ पे जब जाएगा, तब मान लो 20% घट जाता सर, 20% घटता सर। यहाँ पे हमने क्या किया था, +20% किया था, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ अब -20%। तो क्या आएगा सर? फटाफट से आप लोग बता दो मेरे को, फटाफट से सर, आप टाइम नहीं वेस्ट करेंगे सर, फटाफट से। तो हमारा सेल्स आएगा 8000, वेरिएबल कॉस्ट आएगा सर 3200, कंट्रीब्यूशन कितना आएगा सर हमारा? कंट्रीब्यूशन सर आएगा हमारा 4800। 20% से सब चीज़ को मैं घटा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है सर। फिक्स्ड कॉस्ट कितना रहेगा सर? फिक्स्ड कॉस्ट हमने बात किया था वो सेम है, तो वो 3000 ही रहेगा। ईबीआईटी कितना हुआ? 1800। यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ, मैं ये जो बताना चाह रहा हूँ आपको यहीं समझ में आएगा सर। हाँ जी बच्चों, सर ये 20% से घटा सर, -20%। ये सर 20% से घटा यहाँ से यहाँ, ये 20% से घटा सर यहाँ से यहाँ, ये 20% से घटा यहाँ से यहाँ। बिकॉज ये फिक्स्ड था, बिकॉज ये चेंज नहीं हुआ आप लोग का सर। जो ईबीआईटी है, जो ईबीआईटी है, उसमें क्या हुआ सर? कितना से घटेगा सर? कितना से घटेगा सर? वो घटा है सर 40% से। ये है रिस्क, ये है लेवरेज, जो फायदा भी कराता है और वो नुकसान भी कराता है सर। लेवरेज हमारा फायदा भी कराता है और नुकसान भी कराता है। हाँ बच्चों, ये है लेवरेज, ये समझना होगा आपको, ये है इसका इंपॉर्टेंस। ये अगर आपको समझ में आ गया सर, तो ये पूरा चैप्टर मैं बता दूं आपको कुछ नहीं है, सबसे इजी चैप्टर ये आपके कोर्स का। ये चैप्टर में ये आपको ये कंसेप्ट ही मेन है, इसके अगर अंडरस्टैंडिंग हो गई ना सर, मैं बता दूं पूरा चैप्टर आपके लिए एकदम इजीली ऐसे चुटकियों में हो जाएगा सर। बट यस, ये समझना होगा आपको। थोड़ा आप अपने आप से एग्जांपल्स लो, कुछ एग्जांपल प्लॉट करो, देखो क्या होता है, क्या डॉल आता है, क्या डीएफएल आता है, क्वेश्चन सॉल्व करो। इस सब से आपको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सर। फटाफट से सर एक और लेवरेज बता दो सर, एक और लेवरेज हमारा कौन सा है सर? हमारा नेक्स्ट लेवरेज का नाम क्या है सर? नेक्स्ट लेवरेज का नाम है सर डीएफएल। डीएफएल क्या होता है सर? डीएफएल होता है सर हमारा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। इसका क्या फॉर्मूला है सर? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज कैसे निकालते थे सर हम? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। इस एग्जांपल में कितना होगा सर? 3000, 3000 है सर ये वाला, डिवाइडेड बाई ईबीटी 2000। कोई दिक्कत नहीं है सर। तो कितना आएगा सर? ये 3000 डिवाइडेड बाई 2000
विच विल गिव मी हाउ मच, 1.5 टाइम्स। ये कितना आया सर? ये हमारा आ गया 1.5 टाइम्स। हमारा इस एग्जांपल में सर कैसे आया, वापस बता दो सर। 3000, 3000 का ईबीआईटी और हमारा ईबीटी कितना है सर? 2000। ठीक है, इधर पे आप लोग देखो, एक मैं और चीज़ लिखने वाला हूं सर, फटाफट से लिख दूंगा सर, ध्यान दो आप लोग फटाफट से सर। परसेंटेज चेंज इन पैट बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, ये कितना आएगा सर? फर्स्ट एग्जांपल का बात करते हैं, मतलब कि ये दो ठो, ये दो को देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, इसको नहीं देख रहे अभी। पैट में क्या चेंज हुआ सर हमारा? पैट में हमारा कितना चेंज हुआ सर? फटाफट से आप कैलकुलेट कर लो सर, पैट में क्या चेंज हुआ सर? पैट हमारा बढ़ा सर 60% से, पैट हमारा सर बढ़ा 60% से। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है सर, कोई दिक्कत सर हमें यहाँ पे नहीं हो रहा है सर। हाँ जी सर, क्या बोल रहे थे सर? पर हमारा पैड कितना से बढ़ा सर? 60% से। फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। और हमारा ईबीआईटी कितना से बढ़ा था सर? ईबीआईटी हमारा बढ़ा था सर 40% से, विच विल गिव मी वॉट, 1.5 टाइम्स। ये सेम आ गया सर? सेम आ गया सर दोनों तरीकों से? दोनों तरीकों से सेम आया सर? हाँ बच्चों, सेम आ गया सर। अब देखो, अब आप लोग देखो क्या हो रहा है। कि मेरा इंटरेस्ट जो था सर, जो मेरा इंटरेस्ट था सर, वो 1000 था। दोनों केसेस में सर 1000 था। फटाफट से मैं समझा दूंगा आप लोगों को, एकदम ध्यान दो आप लोग। लेकिन मेरा पैट में क्या हुआ सर? मेरा पैट बढ़ गया सर 60% से सर। मेरा पैट बढ़ गया सर 60% से सर। ये जो चेंज हो रहा है सर, ये जो चेंज हो रहा है सर, यही हमारा क्या है सर? ये जो चेंज हो रहा है सर, यही हमारा क्या है सर? ये हमारा डीएफएल से हमें समझ में आता है सर। ये जो हमारा चेंज है सर, ये हमारा डीएफएल से समझ में आ रहा है। इस एग्जांपल में मैंने आपका इंटरेस्ट सेम ले लिया। इस एग्जांपल में मैंने आपका इंटरेस्ट का अमाउंट सेम ले लिया सर। अगर ये इंटरेस्ट का अमाउंट मैं चेंज कर देता, अगर मान लो अगर ये इंटरेस्ट का अमाउंट कुछ और होता, अगर ये इंटरेस्ट का अमाउंट सर हमारा मान लो 1200 होता, तो हमारा क्या होता सर? 20% इंटरेस्ट में बढ़ोतरी होती। तो उस वजह से हमारा पैट में क्या होता सर? हमारा पैट में क्या होता सर? ये जो ईबीटी है वो कम आता सर। अगर मान लो ये 1200 होता सर, तो ये हमारा कितना होता सर? ये 3000 होता। टैक्स रेट हमारा 40% इस पे लगता, तो सर ये कितना होता? 1200, तो ये होता सर 1800। तब ये हो जाता सर 1800। तो ये कितना हुआ सर? 50% का बढ़त हुआ सर। ये 50% का बढ़त हुआ सर। ये जो 50% का बढ़त है ना सर, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये आपका हो रहा है सर इंटरेस्ट की वजह से। पहले मैंने इंटरेस्ट को आपका सेम ले लिया था, इसीलिए हमें इम्पैक्ट समझ नहीं आया सर। ये जो 50% इंक्रीज हुआ है सर, ये जो 50% इंक्रीज हुआ है, बट वॉट, बट
माय ईबीटी में क्या हुआ है सर, मेरा ईबीटी में तो सर यहाँ पे चेंज हुआ है सर, ईबीटी में 50% चेंज हुआ है। और मेरा ईबीआईटी में क्या हुआ है सर, ईबीआईटी तो मेरा 3000 है। ये जो चेंज है सर ये हमें समझ में आता है सर डीएफएल से। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। आपको यहाँ पे आ जाओ आप लोग, ये चीज़ मैंने यहाँ पे बहुत बढ़िया से एग्जांपल दे के भी आप लोगों को समझाया है, इसमें से भी सर क्लियर हो जाएगा सर। इधर आ जाओ हमारे नोट्स में, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेजेस में जब सेल्स 20% से बढ़ रहा है तो हमारा लास्ट में ईबीआईटी 40% से बढ़ रहा है। डॉल को हम दो तरीके से मेजर करते हैं सर, ये हमने डिस्कस कर लिया। इट एस्टैब्लिशेज द रिलेशनशिप बिटवीन द परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी टू द परसेंटेज चेंज इन सेल्स। समझ में आ गया सर कैसे सर, वो एग्जाम्पल हमने जो डिस्कस किया। इस फॉर्मूला का हमने डेरिवेशन भी किया है सर, लेकिन ठीक है ये आपका एग्जाम्स के लिए डेरिवेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, सो वी कैन मूव ऑन। अब देखो ये एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल। 50 लाख का सेल्स है, 20 लाख का वेरिएबल कॉस्ट, 30 लाख का हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया। फिक्स कॉस्ट था 25 लाख का, तो 5 लाख का ईबीआईटी। डॉल निकाल लिया सर हमने, कैसे डॉल निकाल लिया सर, 30 कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सर ईबीआईटी से डॉल आ गया सर, 30 लाख बाय 5 लाख, 6 टाइम्स डॉल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब क्या हुआ है, क्वेश्चन में बोला है कि आपका सेल्स 10% से बढ़ा था, तो अगर सेल्स 10% से बढ़ा सर तो 55 लाख का सेल्स, 22 लाख का वेरिएबल कॉस्ट, दोनों चीज़ 10% से, ये 10% से बढ़ रहा है सर, ये भी 10% से बढ़ रहा है, ये सेम है, ये 25 लाख, ये 25 लाख सेम है, तो बट मेरा ईबीआईटी 8 लाख हो गया। और ये मैंने कैसे निकाला, ये 60% का मेरा जो बढ़त आ रहा है, ये 60% का जो बढ़त आ रहा है सर, ये देखो ये 60% आ रहा है इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में 60% आ रहा है। मेरा डॉल क्या आया था सर, डॉल आया था सर 6 टाइम्स, 10% वो बढ़ा, डॉल 6 टाइम्स, तो कितना चेंज होगा मेरा ईबीआईटी में सर, 60%। कोई दिक्कत नहीं है सर। यही हमारा कंसेप्ट है सर लेवरेजेस, यही सर कंसेप्ट है हमारा सर लेवरेजेस में। फटाफट से कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स का मैं आपको यहाँ पे डिस्कशन कर लेता हूँ और आपको फटाफट बता देता हूँ। आपको ध्यान रखना आपके एग्जाम्स के लिए, डॉल कभी भी हमारा 0 और 1 के बीच में नहीं हो सकता सर। डॉल हमारा कभी भी सर 0 और 1 के बीच में नहीं हो सकता। हाउ, देखो सेल्स कुछ होगा, वेरिएबल कॉस्ट कुछ हुआ, कंट्रीब्यूशन आया, यहाँ पे कुछ अमाउंट अगर है तो मेरा, अगर मान लो ये अमाउंट कंट्रीब्यूशन से बेसी है तो मेरा ईबीआईटी -200, डॉल आ गया -3। कैसे सर, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। सेकंड केस, ये सेकंड केस देखो सब, यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे मेरा सेल्स है 1000, वेरिएबल कॉस्ट है 400, कंट्रीब्यूशन 600। कोई भी नंबर लगा लो सर, आप बोलो नंबर, कोई भी नंबर लगा लो सर, मेरा डॉल कैन नेवर बी बिटवीन 0 एंड 1। कोई भी नंबर लगा लो सर, नेवर बिटवीन 0 एंड 1। एक नंबर से अगर दूसरा नंबर माइनस होगा, कुछ एक रिमाइंडर आएगा सर, अगर 10 - 1 भी करे तो 9 आया था, तो 10/9 सर 1 से ऊपर ही होगा। वो लॉजिक है सर, सिंपल मैथमेटिक्स है, इतना कुछ खास चीज़ हमारा ये है नहीं। एक और एग्जांपल सर, सेल्स अगर 1000 है, वेरिएबल कॉस्ट 400 है, कंट्रीब्यूशन 600 हुआ, फिक्स कॉस्ट 300 हुआ सर, तो ईबीआईटी कितना हुआ सर 200। डॉल कितना हुआ सर 3 टाइम्स, डॉल कितना हुआ सर 3 टाइम्स। ठीक है सर, जो मैंने आपको बात बताया एग्जाम्पल डिस्कस करते समय, सारे बातें अब देखो उस एग्जाम्पल से लिंक हो जाएंगे, सारे चीज़ हम उसी में से क्लोज कर देंगे सर। अब चेंज इन सेल्स क्वांटिटी से हमारा वेरिएबल कॉस्ट में चेंज होता है। हमने बात किया सर, अगर 10 यूनिट बनाना है और अगर मान लो 100 यूनिट बनाना है तो वेरिएबल कॉस्ट भी अकॉर्डिंगली सर चेंज होगा। सर ये ट्रायंगल का मतलब चेंज का साइन होता है ना, ट्रायंगल का मतलब सर चेंज की साइन होती है ये। ओके, नाउ अब देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर सेल्स क्वांटिटी चेंज हो रहा है तो हमने क्या बात किया था सर, हमारा फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट, नो चेंज इन सर व्हाट, नो चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट।
वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में फिक्स्ड रहता है, फिक्स्ड कॉस्ट टोटल में फिक्स्ड रहता है। जो मैंने आपको बताया एग्जैक्टली वही बात बोली हुई है सर, एग्जैक्टली वही बात बोली हुई है सर। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इस चीज़ का डिस्कशन कर रहे हैं सर, ये होने से हमारा ये वाला पूरा डॉल क्लोज हो जाएगा सर। डॉल ज़्यादा ऑपरेटिंग रिस्क की आपको मालूम है सर। एक इम्पॉर्टेंट रेशियो पीवी रेशियो, पीवी रेशियो क्या हुआ सर? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ये इंपॉर्टेंट एक रेशियो, इसका फॉर्मूला मैंने आपके लिए लिख दिया है यहाँ पे। इसका भी हम यूज़ करते हैं सर लेवरेजेस के क्वेश्चंस में, इसका भी हम यूज़ करते हैं सर लेवरेजेस के क्वेश्चंस में। नाउ पीवी रेशियो प्लस वेरिएबल परसेंटेज ऑन सेल्स हमारा 100 होता है सर। कैसे मतलब सर? पीवी रेशियो हमने क्या बोला? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। अगर मैं यहाँ आपके लिए लिखूँ, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ सर? पीवी रेशियो इज कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, राइट? यस सर, एकदम एब्सोल्युटली राइट। अगर पीवी रेशियो हमारा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स है, और कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा सर? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट बाय सेल्स, उसको ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस वेरिएबल कॉस्ट एट द परसेंटेज ऑन सेल्स, मतलब वेरिएबल कॉस्ट बाय सेल्स। ये दोनों को जोड़ेंगे सर, ये दोनों को जोड़ेंगे सर तो हमारा 1 आएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो सर हमारा 1 आएगा। इन दोनों को जोड़े तो सर इज इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है सर? हाँ सर, फर्स्ट क्लास समझ में आ रहा है सर। नेक्स्ट आरओई क्या हुआ सर? आरओई हुआ हमारा आफेश बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। कोई दिक्कत नहीं है सर इसमें। एसेट टर्नओवर रेशियो, एसेट टर्नओवर रेशियो इज सेल्स बाय टोटल एसेट्स। एसेट टर्नओवर रेशियो मतलब सेल्स बाय टोटल एसेट्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे हम आते हैं आगे इस चैप्टर में। डीएफएल जैसे हमने डिस्कस किया, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है सर ईपीएस बढ़ना। हमारा सब पूरा का पूरा सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम पढ़ रहे हैं, जो उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है, टू इंक्रीज माय ईपीएस। यहाँ तक तो क्लियर है सर, डन है बात एकदम सर। नाउ डीएफएल हम मेजर कैसे करते हैं? 2 तरीका है सर इसका। एक, अगर मान लो प्रेफरेंस डिविडेंड दिया हुआ है और एक प्रेफरेंस डिविडेंड सर नहीं दिया हुआ है। एक सर मैंने क्या बोला सर? अगर प्रेफरेंस डिविडेंड दिया है और एक है प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दिया है। जनरली लेवरेजेस में आईसीआई प्रेफरेंस डिविडेंड का कंसेप्ट लेके नहीं आता। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का चीज़ क्वेश्चन में नहीं दिया रहता। अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का बात क्वेश्चन में नहीं है तो बात खत्म, नो प्रेफरेंस डिविडेंड। आपको क्या करना है? सीधा फटाफट से ये अप्लाई करना है, अपना डीएफएल ईबीआईटी ईबीटी करके निकाल लेना है। अगर सर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो सर हम क्या करेंगे सर? ये करेंगे। लेकिन अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड सर है, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड सर है तो फिर आईसीआई क्या बोलता है सर? अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है सर तो हमारा कंसेप्ट, हमारा इंस्टीट्यूट क्या बोलता है सर? प्रेफरेंस डिविडेंड एग्जिस्ट अगर है तो हमारा डीएफएल क्या होगा सर? तो हमारा डीएफएल क्या होगा सर? जैसा कि हमने यहां पे निकाला, ये क्या किया सर आपने? ये क्या किया सर आपने? देखो सिंपल सा बात है, यहाँ तक तो आपको पता है कंट्रीब्यूशन ईबीआई टीएफएल क्या होता है, ईबीआईटी बाय ईबीटी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत सर है ही नहीं। मैंने क्या किया? सीधा माइनस किया प्रेफरेंस डिविडेंड, पीडी इज प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी। देखो बात समझो, हमारा इनकम स्टेटमेंट में आओ, हम हमारा इनकम स्टेटमेंट में आएंगे सर वापस।
कुछ नहीं है सर, एक छोटा सा हम टैक्स का एडजस्टमेंट कर रहे हैं सर। क्या कर रहे हैं हम सर? बेसिकली हमारा जो EBIT है सर, हमारा जो EBIT है सर, ये बिफोर टैक्स है, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। हमारा EBT भी सर बिफोर इंटरेस्ट एंड बिफोर टैक्स है सर। लेकिन जो प्रेफरेंस डिविडेंड होता है वो पैट के बाद आता है सर, वो टैक्स के बाद आता है। तो हम उसे भी क्या करते हैं सर? प्री टैक्स लेके जाते हैं। और उसको जो प्री टैक्स हम लेके जाते हैं सर, उसी का हमारा फॉर्मूला बन जाता है सर, जो कि मैंने आपके लिए यहाँ लिखा है। उसी का सर हमारा फॉर्मूला बन जाता है ये, ठीक है। कोई दिक्कत सर? आगे बढ़े? हाँ सर आगे बढ़ जाओ सर, फर्स्ट क्लास। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने बात किया, फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा हमारा, DFL बढ़ेगा, फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा। जो हमने पूरा डिस्कशन किया वही सभी है सर। यहाँ पे एनालिसिस सर, ठीक है। अगर फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होगा तो फाइनेंशियल लेवरेज नहीं होगा, हमें पता ही है सर। हाई फाइनेंशियल कॉस्ट होगा तो हाई लेवरेज होगा, ये भी पता है सर। ये क्या लिखा है सर? BEP, ब्रेक इवन पॉइंट। BEP मतलब ब्रेक इवन पॉइंट। इस पर हम आते हैं एक बार आगे, तब मैं पूरा चीज़ आपको कवर करवा दूंगा। ब्रेक इवन पॉइंट्स हमने अलग से पूरा डिस्कशन रखा है, ठीक है सर। थोड़ा सर हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं अब, क्योंकि मेरा जो मेन मुझे आपको समझाना था वो मैंने आपको समझा दिया। अगर आपने डॉल DFL वाला चीज़ समझ लिया सर, कि मेरा जो चेंजेस हो रहा है, मेरा जो चेंज हो रहा है सर, वो क्यों हो रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है मेरे इनकम स्टेटमेंट में, वो सब अगर आप समझ लिए तो बाकी सारे चीज़ मैं बता दूं बड़ा ही सिंपल है, फटाफट से कर लोगे। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में हम आगे आपके लिए अलग से सेक्शन बनाया है मैंने, वो देख लेते हैं। सिंपल सा बात है, देखो सीधा सा बात है। एक आपने कंसेप्ट पढ़ा था, हमारा चैप्टर है, एक चैप्टर है सर हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसका हम डिवीजन वीडियो, डिटेल्ड रिवीजन वीडियो भी आपके लिए लेके आएंगे, बड़ा ही जल्द लेके आएंगे। तो ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा चैप्टर है सर, उसमें एक वर्ड होता है सर जिसका नाम होता है सर KD। KD क्या हुआ सर? कॉस्ट ऑफ डेट। KD मीन्स व्हाट? KD इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ डेट, ठीक है। यहाँ तक डन है बात सर? एकदम कोई दिक्कत नहीं सर यहाँ पे? हाँ एकदम फर्स्ट क्लास सर, मज़ा ही आ रहा है हमें तो। अब देखो आप लोग, अब यहाँ पे आप लोग को देखना है एक चीज़, हमारा माइक थोड़ा सा शेकी है सर तो ये थोड़ा सा बार बार एडजस्टमेंट मांगता है। अगर मैं पैसा लेके आता हूँ, वो मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो मेरा कॉस्ट ऑफ डेट होता है, ठीक है। वो पैसा मैंने कहीं से लेके आया, अब उस पैसों को मैं कहीं पे इन्वेस्ट करता हूँ। मैं पैसा क्यों उधार लेता हूँ, मैं लेवरेज क्यों करता हूँ? ताकि उस पैसा को मैं काम पे लगा सकूँ। पैसों को काम पे लगाने का मतलब ही हम लेवरेज कर रहे हैं, राइट? हाँ सर, राइट। तो अब जो मैं ऐसा वो पैसा लेके आया और उस पैसा को मैंने जब इन्वेस्ट किया, तो उससे मेरे को कुछ रिटर्न मिलेगा, दैट विल बी माय व्हाट? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। दैट विल बी व्हाट सर? दैट विल बी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो पैसा हमने कहीं पे इन्वेस्ट किया, वहाँ से जो हमें रिटर्न आया सर, वो मेरा क्या बन जाएगा सर? वो मेरा बन जाएगा सर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सिंपल सा बात है, आप लोग बताओ, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा कॉस्ट ऑफ डेट से ज़्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा कॉस्ट ऑफ डेट से सर ज़्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? ऑब्वियसली ज़्यादा होना चाहिए। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ डेट से ज़्यादा होना चाहिए सर। दिस इज बेनिफिशियल फॉर शेयर होल्डर्स बिकॉज व्हेन ROI is greater than KD, that means it is obviously beneficial for shareholders। और जब अगर ये लेस देन KD है तो हमारा नॉन बेनिफिशियल हो जाता है शेयर होल्डर्स के लिए।
एकदम फर्स्ट क्लास क्रिस्प रिवीजन, क्रिस्प नोट्स मैंने आपके लिए बनाया, एकदम टू द पॉइंट बातें लिखी है इसमें। आईसीआई का मटेरियल को बेस रख के हमने बनाया है सर पूरा आपके लिए। कोई भी चीज़ इसमें छूटेगा नहीं आपका, सारे कंसेप्ट कवर्ड है। एग्जाम्पल्स भी मैंने लिए हैं जहाँ जहाँ नेसेसरी है आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। और आपका बहुत फर्स्ट क्लास सर इससे पढ़ाई हो जाएगा। आपको क्या करना है, ये नोट्स पढ़ने हैं। ये नोट्स पढ़ने के बाद सम्स की प्रैक्टिस करनी है। आज अगर मान लें हमने लेवरेज डिस्कस किया पूरा, मैंने फर्स्ट क्लास आपको यहाँ पे समझाया, आप क्या करोगे, आप लेवरेजेस का आज घर में प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस। तो जो घर में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे आप, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे जो जो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे उसका इम्प्लीकेशंस क्वेश्चंस में भी आता है। ठीक है सर। एक चीज़ और, थर्ड टाइप ऑफ लेवरेजेस। हमने सर डॉल देखा, हमने सर डीएफएल देखा। तो सर डॉल और डीएफएल तो देखा सर, अब तीसरा क्या है सर, तीसरा है जिसका नाम है सर डीसीएल। तीसरा है सर जिसका नाम है सर डीसीएल। इसका मतलब सर डिग्री ऑफ कॉम्बाइंड लेवरेज। ये बड़ा सिंपल है सर। देखो, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट डॉल इनटू, अगर मैं ऐसे करूं आपके लिए, दिस इज व्हाट, दिस इज अ डॉल इनटू डीएफएल इज इक्वल्स टू डीसीएल। मतलब कि, मतलब ये डॉल का फॉर्मूला सर कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, डीएफएल का फॉर्मूला सर ईबीआईटी बाय ईबीटी। ठीक है, ये मैं काट सकता हूँ सर, तिरछा कटिंग कर सकता हूँ सर, बिकॉज ये इनटू है। दिस गिव्स मी कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी। कभी कभी एग्जाम्स में क्या होता है कि आपका मिसिंग फिगर्स जैसा क्वेश्चन कुछ आ गया, हर बार आपको ज़रूरी नहीं आप सिंपली डॉल डीएफएल निकाल लो, इनटू करके डीसीएल निकाल लो, जनरली ऐसा होता है बट इट्स नॉट अ नेसेसरी। तो ये कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी वाला फॉर्मूला भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहता है सर। तो ये कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी का फॉर्मूला भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ये हमने समझ लिया सर। नेक्स्ट एक और यहाँ पे चीज़ मैं आपके लिए लिखता हूँ। डॉल का हमारा दूसरा फॉर्मूला क्या है सर, डॉल का हमारा सर दूसरा फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। और डीएफएल का दूसरा फॉर्मूला क्या है सर, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। यहाँ पे सर ये कट जाएगा वापस, ईबीआईटी ईबीआईटी यहाँ कट गया, तो रिजल्ट में क्या आया सर, ये रिजल्ट क्या आया सर, रिजल्ट आया सर परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। बात समझो आप लोग, पूरा लेवरेजेस डीसीएल मतलब कंबाइंड लेवरेज, टोटल लेवरेज। तो टोटल लेवरेज से सबसे बेस्ट रिजल्ट क्या होगा सर, कि मेरा जब सेल्स बढ़ता है, कहानी हमारा इनकम स्टेटमेंट शुरू कहाँ पे होता है सर, सेल्स पे, खत्म कहाँ पे होता है सर, ईपीएस में। हमारा इनकम स्टेटमेंट सर शुरू कहाँ पे होता है सर, हमारा इनकम स्टेटमेंट शुरू कहाँ हो रहा है सर, इनकम स्टेटमेंट शुरू हो रहा है सेल्स में, खत्म हो रहा है ईपीएस में। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो सेल्स बढ़ने से, सेल्स बढ़ने से अल्टीमेटली ईपीएस कितना बढ़ेगा, अल्टीमेटली मेरा सेल्स बढ़ने से ईपीएस कितना बढ़ेगा सर, यही तो मुझे निकालना है, यही तो मुझे निकालना है सर, कि मेरा सेल्स बढ़ने से अल्टीमेटली ईपीएस में क्या चेंज आएगा। यही मेरा है सर कंबाइंड लेवरेज। फर्स्ट क्लास सर, हम अपना रिवीजन कर लेंगे एकदम फर्स्ट क्लास सर, मज़ा ही आ जाएगा आप लोग को।
देखो दो तरीका का मैंने लिखा, कैन बी मेजर्ड एज, पूरा सा स्टार्टिंग से, इट पोर्ट्रेज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन सेल्स दैट विल हैव इट ऑन ईपीएस। सेल्स बढ़ने से ईपीएस में क्या इम्पैक्ट आएगा, वही लेवरेज है, कोई दिक्कत नहीं है। डीसीएल को निकालने का दो तरीका सर, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी सॉरी, एंड परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। जैसे डॉल और डीएफएल का हमने बात किया सर, वो जीरो और वन के बीच में नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली अगर वो दोनों जीरो और वन के बीच में नहीं होगा तो डीसीएल भी जीरो और वन के बीच में नहीं होगा। अरे सर अगर मान लो जीरो एंड वन के बीच का में, अगर मान लो 0.4 इंटू 0.3 करें हम, तो क्या आएगा सर, अगर 0.4 और इंटू 0.3 करें तो 0.12। ये दो नंबर जो है सर, ये दो नंबर जीरो एंड वन के बीच में था, तो ये नंबर भी जीरो एंड वन के बीच में आया, ठीक है। अब अगर मान लो 1.4 इंटू 1.8, तो आंसर हमेशा ग्रेटर देन वन आएगा। अगर मान लो सर 1.4 इंटू माइनस कुछ भी लगा दो सर, कुछ भी, तो आंसर माइनस में ही आएगा। माइनस इंटू एनीथिंग इज माइनस। कभी भी सर आपका आंसर जीरो एंड वन के बीच में आएगा, नहीं आएगा, वही बता रहे हैं हम। क्या मेजर करता है सर हमारा डीसीएल, टोटल रिस्क, ये भी डिस्कस किया हमने सर, विच इज डिपेंडेंट ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल रिस्क। ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लेवरेज से ही कंबाइंड लेवरेज आया सर। चलो एक बार यहां तक जितना हमने बात किया, क्विकली वापस बात करते हैं, क्विकली वापस डिस्कस करते हैं। हमने टोटल अभी तक तीन बात की है सर, तीन लेवरेजेस का डिस्कशन किया सर हमने। आप बताओ कौन कौन से, आप बताओ सर कौन कौन से तीन लेवरेज का हमने डिस्कशन किया है। हमने किया है सर डॉल, डीएफएल, डीसीएल, ये तीन लेवरेज का डिस्कशन किया। डॉल का मतलब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, डीएफएल इज फाइनेंशियल लेवरेज, डीसीएल इज कंबाइंड लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे होता था सर, ऑपरेटिंग लेवरेज होता है ऑपरेटिंग रिस्क से। पूरा लिंक बना दे रहा हूं मैं आपके लिए, पूरा ट्री सर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो सर, फाइनल फाइनल यहाँ देखो सर, मैं क्या बोल रहा हूँ सर, ये देखो एक चार्ट में सर पूरा कवर, एक चार्ट में पूरा कवर, एक चार्ट में पूरा कंसेप्ट, जैसे है ना सर 10 रुपए में 100 ग्राम, 10 रुपए में 100 ग्राम, वैसे एक चार्ट में पूरा कवर, पूरा कवर एक चार्ट में सर। ये हमारा डॉल, डॉल डॉल डॉल, ये हमारा डीएफएल, ये हमारा डीसीएल, हमारा प्यारा सा डॉल, हमारा डीएफएल, हमारा डीसीएल, तीनों चीज आ गया सर। ये क्या बोलता है सर, ये है हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज, एक चार्ट में पूरा चीज, एक चार्ट में पूरा चीज। ये हमारा है सर फाइनेंशियल लेवरेज, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो सर ये आएगा हमारा कंबाइंड लेवरेज। ऐसे लिख सकते हैं हम, हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है सर। ध्यान दो, ध्यान दो आप लोग, यहाँ ध्यान दो, ध्यान दो सर। अगर आप लोग अभी तक जुड़े हुए हो तो आप लोग बहुत ही अच्छे बच्चे हो। अगर आप अभी तक पूरा लेक्चर देख रहे हो, पूरा कंसेप्ट देख रहे हो, तो आप लोग बहुत ही अच्छे बच्चे हो। वरना आधे बच्चे तो अभी तक इंस्टाग्राम में चले गए होंगे सर, आधे बच्चे तो सर अभी तक इंस्टाग्राम में चले गए होंगे सर। चलो एक फर्स्ट क्लास सर हम यहाँ पे फुल, हाँ सर एक फर्स्ट क्लास यहाँ पे सर हम पूरा रिवीजन कर रहे हैं, वापस रिवीजन का रिवीजन हो रहा है सर, रिवीजन का रिवीजन। ऑपरेटिंग लेवरेज, ऑपरेटिंग रिस्क, फाइनेंशियल लेवरेज से सर फाइनेंशियल रिस्क, कंबाइंड लेवरेज से सर टोटल रिस्क। ये जो रिस्क है सारे सर, सारे जितने भी रिस्क आप पढ़ा रहे हो सर, ये सब जितने भी आप रिस्क पढ़ा रहे हो सर, ये जितने भी रिस्क पढ़ा रहे हो सर, ये क्या करते हैं सर, रिस्क rewards us with returns
ग्रेटर रिस्क, ग्रेटर रिस्क, ग्रेटर रिटर्न, लेस रिस्क, लेस रिटर्न। सर बड़ा रिस्क बड़ा रिटर्न, छोटा रिस्क छोटा रिटर्न। ये पूरा सारांश है सर, ये हमारा पूरा सारांश है सर। बहुत बढ़िया सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब सर हम आगे बढ़ते हैं सर। हाँ, मैंने शायद, हाँ एक चीज़ और जो मैंने बताया आपको, ऑपरेटिंग लेवरेज, ऑपरेटिंग रिस्क कम्स फ्रॉम ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, फाइनेंशियल लेवरेज, फाइनेंशियल रिस्क कम फ्रॉम फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट, और ये तो हमारा टोटल ही है। तो फिक्स्ड कॉस्ट का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गया, लेवरेज का मतलब भी समझ में आ गया, उसका एप्लीकेशन भी समझ में आ गया सर। बहुत खूब। चलो फटाफट से कुछ कंसेप्ट है सर। ब्रेक इवन पॉइंट, फड़ाम, ब्रेक इवन पॉइंट सर, ब्रेक इवन पॉइंट क्या हुआ सर? ब्रेक इवन पॉइंट क्या हुआ सर? ब्रेक इवन पॉइंट क्या हुआ? इधर देखो सब। आज अगर मान लो, आज अगर मान लो मैंने एक सामान बनाया, एक प्रोडक्ट बनाया, मैंने ये सेलफोन बनाया। अब मैंने ये सेलफोन बनाया सर, ये सेलफोन मैंने बनाया और ये सेलफोन को मैं बेचा मान लो 1 लाख रुपए में। ये सेलफोन को मैंने सर बेचा 1 लाख रुपए में। सेल ऑफ सेलफोन, सेल ऑफ सेलफोन इज इक्वल्स टू 1 लाख। ठीक है। कॉस्ट इन मेकिंग सच फोन इज ऑल्सो इक्वल टू 1 लाख। तो प्रॉफिट कुछ नहीं आया सर। अगर मैं जिस दाम पे कोई सामान बना के बेच रहा हूं, अगर मेरा खर्चा भी उतना ही पड़ता है सर, तो मेरा प्रॉफिट कुछ नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है सर। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है ना सर, ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे ये सेल्स और ये कॉस्ट बराबर हो। दैट इज माय ब्रेक इवन पॉइंट। इसके आगे मैं गया या इसके नीचे मैंने गया तो मैं लॉस खा जाऊंगा। अगर मान लो ब्रेक इवन पॉइंट है ये हमारा सेल्स, ये हमारा कॉस्ट, अगर मैं सेल्स इसके नीचे चला गया तो कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा, मैं लॉस खा जाऊंगा। और अगर मान लो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट ज़्यादा ऊपर चला गया तो मेरा सेल्स जितना ज़्यादा ऊपर होगा कॉस्ट से, उतना मेरा प्रॉफिट होगा। तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट हुआ सर नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट। ऐसे याद रखेंगे सर, नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट। कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ सेल्स एट विच टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल सेल्स। बहुत बढ़िया। अब सर ब्रेक इवन पॉइंट का एक फॉर्मूला भी है सर। कैसा है मतलब सर? ब्रेक इवन पॉइंट को हम ऐसे लिखते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। और ये भी क्या है सर? यूनिट्स में है। कुछ समझ नहीं आया सर, एक एग्जांपल करा दो। एक एग्जांपल लेते हैं, चलो फटाफट से एक एग्जांपल लेके करते हैं सर। सारे बच्चे ध्यान देंगे सर। एक एग्जांपल से ये पूरा फॉर्मूला में एक बार में समझ लेंगे सर। बहुत बढ़िया से ये फॉर्मूला इस बार में एक बार में से एग्जांपल से हम समझने वाले हैं। मान लो सेल 10,000 यूनिट्स एट द रेट ₹10। तो ये हुआ सर हमारा 1 लाख। 10,000 यूनिट मैंने बनाया 10 रुपया करके, तो 1 लाख का सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट सर हमारा कितना होगा सर? 10,000 यूनिट्स एट द रेट 6,000 का वेरिएबल कॉस्ट हुआ सर। तो ये क्या देगा सर हमारा? 60,000 का, सॉरी
कि क्या देगा हमारा कंट्रीब्यूशन विच विल बी 40,000। ये हमारा क्या देगा कंट्रीब्यूशन विच इज़ 40,000। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना में हुआ सर? ये मेरा 10,000 यूनिट है ना, तो नीचे मैं लिख सकता हूँ सर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हाँ ज़रूर लिख सकते हैं सर। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना था सर? 40,000 बाई 10,000, मतलब कि 4 रुपीज़ पर यूनिट। अब अगर फिक्स्ड कॉस्ट मेरा 40,000 का होता है, तो मेरा EBIT कितना हुआ? कुछ नहीं हुआ सर, ज़ीरो। EBIT ज़ीरो, तो आगे का मान लो सारा चीज़ का हिसाब किताब ख़त्म। अगर EBIT ही ज़ीरो है सर, अगर सर EBIT ही ज़ीरो है सर, तो आगे का सारा हिसाब किताब ही ख़त्म सर। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मान लो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कितना में हुआ? हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कितना में हुआ सर? हमारा ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे हुआ हमारे एग्जांपल में 10,000 यूनिट्स में। ब्रेक इवन पॉइंट हुआ हमारे एग्जांपल में सर 10,000 यूनिट्स में ब्रेक इवन पॉइंट हुआ। मतलब कि ओ सॉरी, ये मैंने आपका उल्टा कर दिया। वही एग्जैक्टली 1 सेकेंड, सॉरी बच्चों। क्या सर, मैं तो जस्ट टेस्ट कर रहा था सर कि आप लोगों का ध्यान है कि नहीं। देखो, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट थोड़ी ना सर कुछ होता है सर। फिक्स्ड कॉस्ट सर पर यूनिट थोड़ी ना कुछ होता है सर। हाँ सर, सॉरी बच्चों। ये देखो फिक्स्ड कॉस्ट, कंसेप्ट पे ध्यान दो, आ जाओ। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होता है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। एग्जाम्पल में क्या होगा कि हमारा जब फिक्स्ड कॉस्ट 40,000 है, ब्रेक इवन पर यूनिट 4 है, फिक्स्ड कॉस्ट 40,000 है, 40,000 और ये 4 है, तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट हुआ 10 के यूनिट्स। एग्जैक्टली वही चीज़ है सर, 10 के यूनिट्स है, तभी मेरा प्रॉफिट ज़ीरो आया। तो आप लोग ये समझो कि मेरे को उतना कितना यूनिट्स बनाना है ताकि मैं अपना फिक्स्ड कॉस्ट को मीट कर पाऊँ। मुझे कितना यूनिट्स बनाना है ताकि मैं अपना फिक्स्ड कॉस्ट को मीट कर पाऊँ। ध्यान से समझो ये स्टेटमेंट को। अगर मैं फिक्स्ड कॉस्ट को मीट कर जाता हूँ, अगर मैं फिक्स्ड कॉस्ट को सर मीट कर लेता हूँ, तो फिर मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है। अगर मैं उससे जितना ऊपर जाता हूँ उतना मेरा प्रॉफिट है। वही चीज़ है ये ब्रेक इवन पॉइंट्स का पूरा कंसेप्ट हमारा। अगर खुदा ना खास्ता कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे चला गया तो उसे नुकसान झेलना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। यहाँ देखो, यहाँ मैंने आप लोगों के लिए फर्स्ट क्लास एग्जांपल यहाँ पे भी लिया है। ब्रेक इवन पॉइंट्स कितना आया सर हमारा इस एग्जांपल में? 1000 यूनिट्स। मतलब कि अगर मान लो सेल्स यहाँ पे 2000 यूनिट पे 20,000 का था, वेरिएबल कॉस्ट 8,000, कंट्रीब्यूशन आया 12,000, फिक्स्ड कॉस्ट आया सर 6,000 का, और हमारा EBIT आया सर 6,000। तो यहाँ पे तो मेरा प्रॉफिट है। अगर मुझे ब्रेक इवन पॉइंट या यूनिट्स निकालना है इस एग्जाम्पल में अगर मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा सर? फिक्स्ड कॉस्ट में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड करूंगा। फिक्स्ड कॉस्ट में सर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड करूंगा तो मेरा आ जाएगा सर ब्रेक इवन पॉइंट 1000 यूनिट्स का। तो मेरा सर आ जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट 1000 यूनिट्स का। तो अगर मैं एटलीस्ट 1000 यूनिट बनाना होगा मुझे टू मीट ऑल माई फिक्स्ड कॉस्ट। कोई दिक्कत नहीं है सर। ये तो हमने पर यूनिट्स में निकाला। ब्रेक इवन पॉइंट का सेल्स का अमाउंट निकालना है अगर एक बार में, अगर ब्रेक इवन पॉइंट के सेल्स का अमाउंट निकालना है सर एक बार में, तो कैसे निकालेंगे सर? उसका फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट बाय PV रेशियो।
उसका एक फॉर्मूला ऐसा, फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। ठीक है, डन। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा कि एक एक सर्टेन कुछ मार्जिन चाहिए सेफ रहने के लिए। समझ में आ रहा है? ऐसा वर्ड से ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एक मार्जिन कमाना होगा टू बी एट द सेफ साइड। तो वो जो मार्जिन कमाना होगा सर, वो मार्जिन क्या चीज़ के ऊपर कमाना होगा सर? हमारा उतना के ऊपर जितना के ऊपर हमारा लॉसेस ना हो। मतलब कि अगर मान लो 2,000 रुपया का मेरा सेल्स है, 1,600 रुपये का मेरा अगर खर्चा है, अगर मेरा 2,000 रुपये का सेल्स है, 1,600 रुपये का खर्चा है सर, तो मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा सर? मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेरा होगा 20% का। क्योंकि अगर मैं उसके नीचे चला गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं लॉस में चला जाऊंगा। और ये जो 16,000 है, मतलब कि अगर सेल्स है 20,000 का एंड वेरिएबल कॉस्ट हमने जो बात किया, या टोटल कॉस्ट ही बोल लीजिए हम, वो आता है दिस इंक्लूड्स बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड, वी प्लस एफ। ठीक है, ये अगर आता है 16,000, तो ये हमारा आ गया प्रॉफिट। कोई दिक्कत नहीं है सर। इस क्वेश्चन में आप लोग बताओ ब्रेक इवन पॉइंट कितना में होगा सर? ऑब्वियसली जितना में मेरा सारा कॉस्ट मीट हो, तो 16,000 इज माई ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, मैं कर रहा हूँ कितना? 20,000। मैं 20,000 कर रहा हूँ, विच इज़ मोर देन 16,000 बाय हाउ मच? 4,000। टोटल इज़ 20,000। तो मेरा ये आ गया सर 4,000 बाय 20,000, जो आप लोग अगर कैलकुलेट करोगे सर तो कितना आएगा सर? 20%। ये जो 20% आया सर, ये है हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये है हमारा, क्या है सर? ये हमारा सर है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। समझ में आ रहा है आप लोग को मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या हुआ सर? ये ही कंसेप्ट है सिंपल सा, कि कितना ऊपर मैं आ जाऊं अपना खर्चों से। डन। ये हमने डिस्कस किया था कि कैसे आया मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक और फॉर्मूला है सर हमारा, 1/डॉल। सिंपल, 1/डॉल। कैसे सर? अभी जो हमने किया, सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स इनटू बाय सेल्स, जो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आया, अगर मैं उस पर इनटू पीवी रेशियो ऊपर नीचे कर दूं तो इसका तो कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स हमारा क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, जो हमने ऊपर डिस्कस किया। और पीवी रेशियो क्या होता है? कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। उन सबको यहाँ पे मैंने अप्लाई किया, जो कटना था वो कटा सर। हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया EBIT बाय कंट्रीब्यूशन, और डॉल होता है कंट्रीब्यूशन बाय EBIT। इसीलिए MOS मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल्स टू DOL। समझ गए सर? फर्स्ट क्लास तरीके से सर हम समझ गए सर। एक एग्जांपल लेके वही चीज़ मैंने यहाँ पे भी आपके लिए समझाया है। हमारा नोट्स में आपको सब मिल जाएगा सर, एक एक चीज़ सब मिल जाएगा स्टूडेंट्स। आपको पूरा का पूरा चीज़ दोस्तों आपको इसमें ही काम हो जाएंगी, कोई नहीं जाना होगा। ये इसमें सारा चीज़ एग्जॉस्टिवली कवर्ड है। एक छोटा सा बात, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमेशा सेल्स पे रहता है। मार्जिन का कैलकुलेशन हमेशा सेल्स पे रहता है। अगर मैं बोलूँ सर मार्जिन निकालना है, तो मार्जिन किस पे निकलता है? मार्जिन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सेल्स। ये बात हमेशा ध्यान रखना है, चाहे यहाँ हो चाहे और कंसेप्ट में हो। मार्जिन मतलब ही ऑन सेल्स, मार्जिन मतलब ही ऑन सेल्स, मार्जिन मतलब ही ऑन सेल्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिंग,
ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या है सर? नाम से ही समझ में आ रहा है। देखो, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब ये है, सिंपल सा बात है कि दूसरों के पैसों से खुद का रिटर्न कमाना। मतलब कि सर, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का आइडिया इज टू दूसरों के पैसों से अपना खुद का रिटर्न बढ़ाना। कैसे पॉसिबल है सर? दूसरों को पैसों का मतलब डिबेंचर लेके आओ, प्रेफरेंस से लेके आओ, तरीका से आप पैसा लेके आओ और उस पैसों से आप अपना खुद का रिटर्न बढ़ाओ। दैट इज़ व्हाट इज़ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। डेट एंड प्रेफरेंस से कैपिटल लाओगे, रिटर्न ज़्यादा होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, अगर तो हमारा अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स बढ़ेगा, अल्टीमेटली फिर ईपीएस भी बढ़ जाएगा। अल्टीमेटली सर हमारा ईपीएस भी सर बढ़ जाएगा, बिकॉज ईपीएस क्या है सर? ईपीएस है अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ये हमारा ईपीएस है। डन। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हमारा कभी कभी डबल एज स्वॉर्ड बन जाता है। डबल एज स्वॉर्ड मतलब सर कि फ़ायदा भी हो सकता है सर, नुकसान भी बराबर का ही कर देता है। अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट केडी से ज़्यादा है, तब हमने जो पहले डिस्कस किया, तो फ़ायदा है, लेस है तो अनफेवरेबल है। जो चीज़ फ़ायदा करा सकता है वो नुकसान भी करा सकता है, वही हमारा डबल एज स्वॉर्ड का बात बोलता है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है ना सर, हमारा जो फिनेंशियल लेवरेजेस है, फिनेंशियल लेवरेज में क्या करते हैं सर, हम डिबेंचर से वगैरह से पैसा लेके आते हैं, उस पर जो ब्याज चुकाते हैं, जो इंटरेस्ट चुकाते हैं, वही हमारा फिनेंशियल लेवरेज होता है। तो वो जो फिनेंशियल लेवरेज अल्टीमेटली पूरा है ना सर, वही डबल एज स्वॉर्ड है। पूरा चैप्टर में तो हम ये डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि अगर मेरा मान लो लेवरेज की वजह से सेल्स बढ़ता है, और अगर सेल्स बढ़ता है तो मेरा ईबीआईटी उससे भी ज़्यादा बढ़ता है। बट अगर मान लो मेरा सेल्स घट जाता है तो मेरा ईबीआईटी उससे बहुत ज़्यादा घट जाता है। तो ये है डबल एज स्वॉर्ड। ठीक है सर, समझ गए सर। ये क्या एनालिसिस है आपका इसके लिए, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के लिए? ये आपका एग्जाम्स के लिए इतना रिलेवेंट नहीं है। बेसिकली इसमें क्या बोलना चाहते हैं, इसमें क्या बोलता है हमारा इंस्टीट्यूट बोलता है कि अगर हमारा डॉल कम है, डीएफएल कम है, तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी नहीं होगा। ऑब्वियस बात है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में तो दूसरा का पैसा लेके आना। डीएफएल अगर नीचे है तो दूसरों का पैसा नीचे है, लाए नहीं हम दूसरों का पैसा। अगर दोनों ज़्यादा है तो बहुत रिस्की हो गया। डॉल भी इतना ज़्यादा, डीएफएल भी इतना ज़्यादा, तो इट्स अ वे टू रिस्की फॉर द फर्म। डॉल ज़्यादा लेकिन डीएफएल कम। डॉल ज़्यादा लेकिन डीएफएल कम का क्या मतलब है? डॉल ज़्यादा लेकिन डीएफएल कम का क्या मतलब है सर? मतलब कि मेरा रेंट का खर्चा, सैलरी का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा वगैरह वगैरह, रेगुलर रिकरिंग एक्सपेंसेस, वो तो चल ही रहे हैं, वो तो बढ़ रहे हैं, लेकिन जो मैं पैसा लेके आ रहा हूँ डिवेंचर और प्रेफरेंस से, वो कम है, वो कम है और ये ज़्यादा है सर। तो डॉल ज़्यादा, डीएफएल कम, तो क्या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फ़ायदा मिल पा रहा है सर? लो एडवांटेज, बिकॉज ऑफ लो इंटरेस्ट। लो इंटरेस्ट क्यों सर? क्योंकि अगर डिवेंचर कम लाएंगे, लोन्स कम लेंगे, बोरिंग्स कम लेंगे, तो ब्याज भी कम चुकाएंगे इंटरेस्ट, तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फ़ायदा भी कम मिलेगा सर। इसीलिए जो बचा सर हमारा ये वाला कॉम्बिनेशन इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन, जहाँ डॉल कम है और डीएफएल ज़्यादा है। दिस इज़ द आइडियल कॉम्बो। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट क्लास समझ में आ गया सर, ख़त्म। ये मैंने सेल्फ नोट्स के लिए आपके लिए जगह भी बनाया है, जहाँ पे आप अपने चाहे तो कुछ भी आपको अंडरस्टैंडिंग, कोई एग्जांपल या जो मैं आपको क्लास में कराता हूँ उसका नोट्स भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी तरीके से सर हमारा पूरा ये हैंड रिटन नोट्स है। देखो आगे कल हम अगला नेक्स्ट डे हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, उस तरीके से पूरी नोट्स बनाई हुई है सर। फर्स्ट क्लास पूरा हैंड रिटन है। देखो ये सारी चीज़ों को हमें बढ़िया से पढ़ना है सर। ये नोट्स कैसे मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो गूगल फॉर्म है उसमें आप अपना डिटेल्स भर दो, गूगल फॉर्म भर दो, ये नोट्स का हार्ड कॉपी मैं आप तक पहुंचवा दूंगा। हार्ड कॉपी से कब तक पहुंचाएंगे सर? इन 7 to 10 डेज़ में आपको ये हार्ड कॉपी भी पहुंचवा दूंगा सर। मतलब कि सर दिसंबर में घुसने से पहले पहले तक मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी आपको ये हार्ड कॉपी मिल जाए। नेक्स्ट 10 डेज़ में मैं आपको ये हार्ड कॉपी पहुँचा दूँगा। तो ये हमने पूरा आज रिवीजन किया लेवरेजेस का। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का एग्जांपल्स भी हमने साथ साथ ही कर लिए
ये सारे चीज़ का आपको ध्यान रखना है सर। सर एक क्वेश्चन करवा दो सर। सर एक क्वेश्चन करवा दो सर। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन सर हम कर लेते हैं प्रैक्टिस। एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं सर। 1 मिनट, हाँ। हाँ जी सर, तो एक फटाफट ऐसा क्वेश्चन करा दो सर, जो आप बोल रहे हो ना, एक क्वेश्चन करा दो बस हमें सर। एक बार सर प्रैक्टिस हो जाएगा। तो चलो, कौन सा क्वेश्चन करेंगे मालूम है हम लोग करेंगे सर आपका एग्ज़ाम का क्वेश्चन फॉर September 24। ये क्वेश्चन करने वाले हैं सर। इस क्वेश्चन में इस बार बहुत एम्बिग्विटी भी हुई है, बच्चों को अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, अजम्पशंस हुई हैं। तो एक बार क्या होगा इससे हमारा फ़ायदा सर, एक बार पोस्ट एग्ज़ाम का क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, और हमारा पूरा कंसेप्ट काफ़ी इस चैप्टर में, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आईसीएआई ने बनाया था, तो इस पूरे चैप्टर का, इस कंसेप्ट का, इस क्वेश्चन से पूरा चैप्टर का भी रिविजन हम कर लेते हैं वापस। चलो सर ठीक है, तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। Financial information for the year 2023-2024 of two companies, N Limited and C Limited are as under। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, डेट दिया है, फिक्स्ड कॉस्ट दिया है, कंबाइंड लेवरेज दिया है, डीएफएल दिया है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर। अपने को क्या निकालने बोला है? कंट्रीब्यूशन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और सेल्स ऑफ सी लिमिटेड। पहला पार्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ एन लिमिटेड एंड सी लिमिटेड दिया, मांगा है। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको डीसीएल दे दिया और डीएफएल भी दे दिया, ठीक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ अनलिमिटेड सी लिमिटेड निकालना है। चलो कोई एक एंटिटी का करते हैं, मैं आपके लिए अनलिमिटेड करके देता हूँ, सी लिमिटेड आप खुद से करेंगे, ठीक है। ओके सर, ओके सर। सितंबर, कलर ठीक कर लेते हैं सर। September 24 क्वेश्चन। पहला पार्ट अपने को निकालना है सर, कंट्रीब्यूशन ऑफ एल लिमिटेड। अपने पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अपने पास क्वेश्चन में सर क्या दिया हुआ है? कंबाइंड लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज 8 और 2, डीसीएल दिया है, डीएफएल दिया है। कोई दिक्कत सर नहीं, ये तो दिया हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें तो। देयरफॉर सर डॉल हो जाएगा हमारा 8/2 विच इज 4। 8/2 4 हमारा डॉल हो गया सर। सिंपल, ये तो एकदम सिंपल है सर। डॉल इंटू डी एफ एल इज डी सी एल, तो डॉल नहीं दिया तो डॉल इज वॉट? डी सी एल डिवाइडेड बाई डी एफ एल। डी सी एल डिवाइडेड बाई डी एफ एल। लेकिन अपने को निकालना क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में डॉल निकालने थोड़ी ना बोला है, क्वेश्चन में अपने को निकालने बोला है कंट्रीब्यूशन ऑफ एन लिमिटेड। ठीक है सर, कंट्रीब्यूशन ऑफ एन लिमिटेड निकाल देते फटाफट से सर। आप लोग एक चीज़ का ध्यान दो, एक डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 3 lakhs। इसका यूज़ करके हम निकालने वाले हैं सर हमारा कंट्रीब्यूशन। इनकम स्टेटमेंट बनाता हूँ मैं आपके लिए फटाफट से, छोटा सा यहाँ पे। सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट गिव्स कंट्रीब्यूशन, लेस फिक्स्ड कॉस्ट गिव्स ईबीआईटी, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू 3 lakhs, ये तो गिवन है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, देयरफॉर कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू, सर क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू सर
EBIT प्लस फिक्स्ड कॉस्ट प्लस 3 lakhs। हमारे पास क्या निकाला हुआ है सर? हमारे पास क्या निकाला हुआ है सर? हमने अभी निकाला डॉल। डॉल था कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, जो कि कितना टाइम्स होता है सर? जो कि हमने ऊपर निकाला 4 टाइम्स। कंट्रीब्यूशन तो मेरा यहाँ से आ जाएगा, EBIT प्लस 3 lakhs डिवाइडेड बाय EBIT इज इक्वल्स टू 4। EBIT इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो EBIT हमारा आ जाएगा 1 लाख। कोई दिक्कत नहीं है सर। इस 1 लाख को अगर हम यहाँ पुट करेंगे, इस 1 लाख को अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ हमारा इनकम स्टेटमेंट में सर, ये 1 लाख, फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ था 3 lakhs, तो ये कितना होगा सर? ये हो गया 4 lakhs। देयरफॉर कंट्रीब्यूशन हुआ हमारा सर 3 lakhs प्लस 1 lakhs इज इक्वल्स टू 4 lakhs। अब अगर मेरा कंट्रीब्यूशन 4 लाख है सर, अगर मेरा कंट्रीब्यूशन सर 4 लाख है, वो मेरा निकल के आ गया, तो मैं सर, हमारा सब पार्ट 1 तो पूरा सॉल्व हो गया सर। कैसे? ये देखो, सब पार्ट 1 तो हमारा सर, ये वाला पार्ट तो पूरा सॉल्व हो गया ना सर। ये वाला पार्ट अनलिमिटेड का बात कर रहे हैं हम सिर्फ। सेकंड बोला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर अनलिमिटेड निकालना है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी से निकालना है अनलिमिटेड का। सेकेंड सब पार्ट, वी नो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल्स टू 1/डॉल। डॉल हमारा आ गया था, ऊपर आया था 4, तो 1/4 विच इज 25%। सो सिंपल। यस सर, यही है। क्या बात है सर, ये तो बड़ा ही इजी था। यस, यही है। इस पूरा क्वेश्चन में जो लेवरेजेस हम इतना सिंपल और ये आसान टॉपिक मानते हो सब करते हैं, इस क्वेश्चन में सर एक चीज़ ये वाला मैं सब मिटा दिया आपका ध्यान यहाँ दिखाने के लिए। ये सेल्स ऑफ सी लिमिटेड, ये मांगा सिर्फ सी लिमिटेड के लिए है। चाहे अगर मान लो सी लिमिटेड एन लिमिटेड एक ही बात है, किसी का भी बोले, ये कैसे आएगा? इसमें बड़ा ही एम्बिग्यूटी है सर। ये सी लिमिटेड का आंसर, ये सेल्स निकालने का तरीका इस क्वेश्चन में सर पॉसिबल ही नहीं है। इस क्वेश्चन में सर ये सेल्स निकल नहीं सकता, क्योंकि अलग अलग, एक तो कुछ भी आप अज्यूम करोगे, क्योंकि आपके पास वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज का रेशियो कुछ भी डेटा नहीं दिया हुआ। सेल्स कैसे निकालोगे? वेरिएबल कॉस्ट क्या अज्यूम करोगे? तो वेरिएबल कॉस्ट या तो आप अज्यूम करोगे 0, या पीवी रेशियो दिया हुआ होता, कुछ भी नहीं दिया हुआ सर। तो ये क्वेश्चन में ये सेल्स तो नहीं निकल सकता। मुझे लगता है आईसीआई कोई असम्पशन ले लेगी और उसके बेसिस पे सर इसको सॉल्व कर देगी। आईसीआई कैन अज्यूम दैट वेरिएबल कॉस्ट इज़ 0। आईसीआई है सर, वो अपने हिसाब से कर ही सकती है, तो वो वेरिएबल कॉस्ट 0 अज्यूम कर सकती है, पीवी रेशियो का एक परसेंटेज अज्यूम कर सकती है। कोई एक तरीके से असम्पशन लेके इसको सॉल्व किया जा सकता है। बट अगर सर और कोई तरीका नहीं है, मतलब कि अगर आईसीआई पीवी रेशियो मान लो लेती है, पीवी रेशियो है हमारा 25% मान लेते हैं अगर एग्जाम्पल, तो फिर क्या होता सर? कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इज इक्वल्स टू 25% होता सर। कंट्रीब्यूशन मुझे पता है, तो सेल्स हो जाता मेरा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय 25%। कंट्रीब्यूशन बाय 25% ये हो जाता हमारा। बट सिंस इस क्वेश्चन में अभी नहीं दिया हुआ, तो इस क्वेश्चन में तो मेरे हिसाब से सेल्स है निकलने का तरीका नहीं है। ठीक है, डन है बात सर। हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, लेवरेजेस प्रैक्टिस कर लिया सर हमने।
आज का सर इस सेशन में हमने सर बढ़िया से लेवरेज भी सीख लिया, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिया, एग्जांपल्स भी देख लिया। अब आपका काम क्या है, आपको पूरा एक बार रीड करना है नोट्स, फिर जाके सम्स को सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करो, हैंड रिटन प्रैक्टिस करो, एंड आपका काम जनवरी एग्जाम के लिए हो जाएगा। इस बार हमें बहुत बढ़िया स्कोर करना है सर जनवरी एग्जाम्स में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में सर हम फर्स्ट क्लास स्कोर करेंगे सर, पक्का सर, डन। चलो ठीक है, चलो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में सर। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, टाटा।